हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम लास्ट चैप्टर जो है, जो 17 का बन जाता है, कभी 15 का बन जाता है, कभी 16 का है, वो हम उसमें एक ये टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेस कम्युनिकेशन, यानी मॉडर्न जो फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी, इसके अंदर संचार तंत्र से संबंधित जो आकाश के अंदर अंतरिक्ष में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने ये 4 इक्वेशन दी हैं। ठीक है, 4 समीकरणें हैं, एकदम सिंपल टॉपिक है और आपके ये एग्जाम में पूछते रहते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी पूछते रहते हैं कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन बताइए, मैक्सवेल की 4th इक्वेशन बताइए, फर्स्ट इक्वेशन बताइए। तो मैक्सवेल की जो 4 समीकरणें हैं, मैक्सवेल 4th इक्वेशंस हैं, उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके इस जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है। और जो सेकंड इक्वेशन है, यानी सेकंड जो समीकरण है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस लॉ, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। ठीक है, वो आपके 6th और 6th या जो 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर में आपके ये है। फिर उसके बाद में दोस्तों, जो थर्ड जो इक्वेशन है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पार्ट है। उसके अंदर फैराडे और लेंज के जो नियम है, फैराडे लेंज लॉ, वो वाली मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। तो इन मैक्सवेल ने थोड़ा बहुत इन इक्वेशन पर वर्क किया और इन्होंने फिर ये 3 इक्वेशन बनाई। और 4th जो इक्वेशन है वो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, यानी एम्पियर परिपथीय नियम है। ये आपके दोस्तों 7th चैप्टर है। ठीक है, 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला है। तो उसमें जो 3 इक्वेशन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें तो नो चेंज, एज इट इज। यदि आपको पहले याद है तो ये सिंपल सा ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका है, ये आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर से रिवीजन और रिवाइज, और बार बार आप एक तरह से ये कुछ भी लर्न नया नहीं सीख रहे हैं, मैं केवल यहाँ बस चौक घिस रहा हूँ। ठीक है, आप इसको फिर से लिख रहे हैं, यदि याद है तो आप बिना देखे भी लिख सकते हैं। 4th जो इक्वेशन है, जो अपन बात कर रहे हैं, एम्पियर का नियम, उसमें दोस्तों इस मैक्सवेल ने जो करंट है वो 2 टाइप्स लिए, कंडक्शन करंट, ठीक है, IC, और एक जो धारा है वो हम यहाँ 2 प्रकार की ले लेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट करंट और एक करंट जो कंडक्शन करंट। वो कंडक्शन वाली तो हम पहले से लेते थे, इस मैक्सवेल ने इन्होंने एक ये नया उसके अंदर कि करंट 2 टाइप्स है, एक कंडक्शन और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर में ये टॉपिक है जो आप पहले इसमें पढ़ चुके हो शुरू में, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम, सरल सा है, पढ़ चुके हो, फिर से रिपीट हम कर ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, इस कमरा एक गाउसियन इकाई, इसके अंदर जितने भी आवेश हैं वो आवेश क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इस जो ये पृष्ठ से जब ये मूव करते हैं, जब ये सतह से मूव करते हैं और कैसे परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, टोटल चार्जेस का 1/एप्सिलॉन टाइम्स के इक्वल होता है, यानी कि कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। या आवेश और एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को भी हम क्या कह देते हैं, विद्युत फ्लक्स के बराबर, जो गाउस का नियम है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम गाउसीय पृष्ठ कह देते हैं, इससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई जो है किसके बराबर होगा, उस पृष्ठ से घिरे हुए आयतन यानी वॉल्यूम वाली, जो हम कोई भी क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसमें जितने भी आवेश हैं, बद आवेश हैं, और उसका मान किसके बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यू नो वेरी वेल, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, गुना होता है, या अपॉन के रूप में भी कह सकते हो, सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को भी हम कहते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई भी बोल सकते हो दोस्तों, थ्रो एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस केप्ट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, केप्ट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चारों ओर विद्युत क्षेत्र में हो, is 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड द वॉल्यूम। ठीक है,
इनसाइड द वॉल्यूम, सिंपल है। एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इसमें ये नाम आप और जोड़ लेना, एनक्लोज्ड बाय सरफेस यानी चारों ओर से घिरा हुआ है, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो आई थिंक क्लियर है। और इसका जो फॉर्मूला है वही मैक्सवेल की इक्वेशन है। यदि मैक्सवेल की इक्वेशन 1 नंबर की पूछी जाए, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, कि यदि 1 नंबर का पूछा जाए और आपने इतना सब कुछ नहीं लिखा है, केवल और केवल फॉर्मूला ही लिख दिया है, तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख देते हो, क्योंकि जब कॉपी चेक करते हैं, हमारे पास भी जब कॉपियाँ आती हैं तो उसमें आंसर की आती है साथ में कि बच्चे ने इतना लिखा है, तो आप यदि इसमें मैथमेटिकल भी लिख देते हो, मैथमेटिकल क्या है दोस्तों, फाई ई इक्वस टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई क्या आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वस टू सिग्मा क्यू को आप सिग्मा क्यू ही लिख लीजिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ई वेक्टर आई थिंक क्लियर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, और इक्वस टू सिग्मा क्यूब। तो आप यदि केवल इतना ही लिख देते हो तो भी ये आपका मैक्सिमम 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है, तो ये आपको सही माना जाएगा। तो ये है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों दूसरा जो नियम है वो भी गाउस का नियम ही है, लेकिन वो इस बार किसके लिए है, चुंबक के लिए। तो द गॉस लॉ फॉर मैग्नेट, तो मैग्नेट अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर कर रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएंगी, उससे पासिंग हो जाएंगी। तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इन एनी क्लोज्ड पाथ बिकम 0। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये गॉस का नियम चुंबक के लिए। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस बिकम 0। ये केवल आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज एग्जाम में आप डायरेक्ट फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा फाई बी लिख लीजिए इक्वस टू 0। क्लियर, फाई भी लिख सकते हो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है फाई बी लिखें। तो फाई बी को आप लिख सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वस टू 0, वेयर बी वेक्टर इक्वस टू क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड ds वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। ds वेक्टर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो ये 2 नियम हैं मैक्सवेल के, दोनों आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सवेल के जो रिमेनिंग दो और बच चुके हैं समीकरण, उनके हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, अबाउ इक्वेशन इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अबाउ इक्वेशन इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, जो ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी मैक्सवेल की इक्वेशन है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।